हाँ, आज हम पढ़ेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट, जिसमें आप फिनॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और फिनॉल्स का ही प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट या क्लेजन का पुनर्विन्यास। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अराइल ग्रुप है, ये अलाइल ग्रुप है, ये अराइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन है, मतलब ईथर। देखिए, ये अलाइल ग्रुप दिख रहा है आपको, हाँ, CH2 C और ये CH डबल बॉन्ड CH2 आपको ये अलाइल ग्रुप दिख रहा है, ये अराइल ग्रुप हो गया और ये ऑक्सीजन, इसलिए इसको अलाइल अराइल ईथर बोला जाता है। जब अलाइल अराइल ईथर ये अपने आप में एक कंपाउंड है, इसको जब आप गर्म करते हो अपने आप, इसको अकेले ही जब आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये जो अलाइल ग्रुप है वो यहाँ से टूट के और ये अर्थो पोजीशन पे चला जाता है और आपके पास फिनॉल यहाँ बन जाता है। इसका मतलब ये अलाइल अराइल ईथर जो है, इसने आपको क्या बना के दिया, गर्म करने पर आपको अलाइल फिनॉल्स बना के देता है। और ये अलाइल ग्रुप जो है वो कहाँ लगता है, अर्थो पोजीशन पे लगता है। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके केस में अर्थो पोजीशन अगर खाली नहीं होगी तो उस केस में ये अलाइल ग्रुप जो है वो कैसी कहाँ लगेगा, पैरा पोजीशन पर जाके लगेगा। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। देखिए इसका मैकेनिज़्म क्या है। इसका मैकेनिज़्म जो है वो ये कहता है कि हम ये जो अलाइल अराइल ईथर ले रहे हैं और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको गर्म करते हैं तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है उसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड सब हट गया है, यहाँ से ये भी टूटने वाला है, यहाँ पर ये नया बनने वाला है, इसलिए बीच में एक ट्रांजिशन, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये आपके अलाइल ग्रुप की है ना, और उसका डबल बॉन्ड टूटा है, ये डबल बॉन्ड भी यहाँ से हट गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे आपको रिएक्शंस दिख रही हैं और इसलिए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। और ये ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है। फिर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या बना के देता है आपको, ये साइक्लोहेक्साडाइनोन आपके पास ये बना के देता है। ये साइक्लिक साइक्लोहेक्साडाइनोन जो यहाँ पर बनता है, ये कंपाउंड जो है वो क्या करेगा, फिर रीअरेंजमेंट इसमें होगा और रीअरेंजमेंट होने के बाद में ये देखिए रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है कि ये अलाइल ग्रुप यहाँ पे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना जिसको साइक्लोहेक्साडाइनोन बोला। उसके बाद ये अलाइल ग्रुप यहाँ से टूट गया है, देखिए इधर से टूट चुका है, इधर जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये अलाइल ग्रुप अगर यहाँ अर्थो पोजीशन पे आके जुड़ता है तो यहाँ की जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन भी अभी यहाँ पर है। उसके बाद में फिर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ही इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचा, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन्स उधर से खींचेगा, उधर से ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा और हाइड्रोजन वहाँ से H+ बन के बाहर निकलेगा और फिर वो ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे जुड़ के फिनॉल बनाएगा। ठीक है, अब ये जो देखिए रीअरेंजमेंट जो होता है, एक मिनट इसको और देख लीजिए आप कि कैसे ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ये कैसी कहलाती है, एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड जहाँ पर हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर हैं और ट्रांजिशन स्टेट में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बनता है किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो कहलाता है आपका पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। और ये जो आपके पास रीअरेंजमेंट है, क्लेजन रीअरेंजमेंट, इसको बोला है इन्होंने 3,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या 3,3 सिग्माट्रॉपिक पुनर्विन्यास। ये क्या होता है कि यहाँ पर 3 कार्बन वाला ये चेन है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या यहाँ पर आपको CH2 जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये 3 कार्बन का चेन है, इसलिए 3 से 3 पे चेंज होता है। ठीक है ना, तो ये 3 कार्बन की संख्या के लिए यहाँ लिखा है और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड से आपकी रिएक्शन जो हो रही है इसमें आप इसी को गर्म कर रहे हैं, मतलब किसी को कैटेलिस्ट नहीं लिया है। तो किसी भी अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन में अगर ये एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो दूसरे सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन अगर चेंज हो जाती है किसी भी अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन में, और साथ ही रिएक्शन कैसी है, इंट्रामॉलिक्यूलर, हाँ, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूलर के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ से था वो टूट के वो सिग्मा बॉन्ड अगर यहाँ बन गया, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूट के नया सिग्मा बॉन्ड बन जाए, रिएक्शन अनकैटेलाइज्ड है, मतलब कोई कैटेलिस्ट यहाँ पर नहीं है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। अब आपको समझ में आया
कि ये 3 सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन है, मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर अनकैटलाइज्ड विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन हो रही है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो टूट के और एक नया पुराना सिग्मा बॉन्ड टूट के और एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसको बोला जाता है सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब देखिए, अगर आपने ये कार्बन लिया है, जैसे अलाइल ग्रुप यहाँ पर आपने लिया है, ये अलाइल ग्रुप अगर आपने रेडियो एक्टिव अगर कार्बन आपने लगाया हुआ है वो आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से पोजीशन चेंज होती है, तो 1 2 3 पोजीशन पे है ये, और उसके बाद जैसे ही वो देखिए यहाँ पर आके लगता है तो ये रेडियो एक्टिव, ये लास्ट वाला कार्बन यहाँ जुड़ता है और ये वाला बॉन्ड जो है वो वहाँ से हट जाता है। और होता क्या है कि जब तक ये बॉन्ड बन ना जाए तब तक ये ऑक्सीजन से टूटता नहीं है, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस चल रहा है वो ये यहाँ पर आके आपके अर्थो पोजीशन पे आके लगा है। और इस तरीके से अगर आपने ये ब्यूटिलीन लिया है, ब्यूटीन है, ब्यूटीन में ब्यूटिलीन आपका ये हो गया, ये अराइल हो गया, तो इसके केस में भी ये जो आपके पास ये वाला जो कार्बन है जिस पर डबल बॉन्ड यहाँ पर था, क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाला ही यहाँ पर टूटता है इसलिए वो वाला जो जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में रहेगा, तो उस जहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है लास्ट कार्बन, वही कार्बन जो है यहाँ पर अर्थो पोजीशन पे आके जुड़ता है। और जहाँ पर केस में अर्थो पोजीशन जो है वो आपकी खाली नहीं है, वहाँ वो पैरा पोजीशन पे जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए यहाँ क्या हुआ है, पहला कार्बन अब यहाँ पर लास्ट कार्बन हो गया, जो पहला कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है वो लास्ट कार्बन हो गया है। अब वापस क्या होगा कि जब पैरा पोजीशन पे जाएगा ना तो ये पलटता है, फिर से पलटेगा, तो जो पहला वाला कार्बन है वही कार्बन जो है वापस उस पर जुड़ जाएगा। इसमें आप ध्यान से देखिए, रेडियो एक्टिव कार्बन दिखाई है इन्होंने, और किस तरीके से वो वापस रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो पहली पोजीशन पे वापस कैसे बदल के वो जाती है। देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्या है, अर्थो पोजीशन फील्ड है। अब जैसे ही ये अलाइल ग्रुप टूटा, पहले वो इस कार्बन पे आके जुड़ेगा जिसपे CH3 भी है और ये भी है, और जैसे ही वो यहाँ टूटता है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो ये जो CH2 ग्रुप है जो कि यहाँ आके जुड़ा था, यहाँ आके ये वाला CH2 एंड जो जुड़ा था वो यहाँ से टूटने की कोशिश करता है। हाँ, CH3 के पास जो CH3 पे जुड़ा है वहाँ से ये टूटने की कोशिश करता है, और जैसे ही ये टूटने की कोशिश करता है वैसे ही वहाँ पर क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिस पे से ये टूटने की कोशिश कर रहा है वो पीछे वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, फिर वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा, ये कार्बन पीछे वाले कार्बन से रिएक्शन लेने की कोशिश करेगा, और ये जो CH2 ग्रुप है वो सीरा वहाँ से टूट जाएगा। जैसे ही वो सीरा वहाँ से टूटा, उसके बाद में आपके पास वो यहाँ आके लग गया, हाँ, क्योंकि ये वाला CH2 यहाँ पे जुड़ चुका है पैरा पोजीशन पे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, वो पीछे से लेगा, फिर वो पीछे से लेगा, और इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलने के बाद में वो OH पे चला जाएगा। और ये देखिए, अब यहाँ पर 2 बार पलटी खाइए, इस अलाइल ग्रुप ने एक बार यहाँ पलटी खाई है, फिर एक बार और पलटी खाई है, तो यहाँ पर आने के बाद ये जो CH ग्रुप है वो जो पहले वाली पोजीशन पे था वो वापस जुड़ जाता है, क्योंकि इसको 2 बार इसको जुड़ना पड़ा है, इसलिए ओरिजिनल जो कंडीशन है वैसी की वैसी आइसोटोपिक जो कार्बन है वो आपको वहाँ के वहीं मिलता है, ठीक है। इसको आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अर्थो पोजीशन पे जाने के बाद फिर वो वापस टूटना शुरू करता है, और इधर से जैसे ही वो टूटना शुरू करता है, पास वाला कार्बन जो है वो पीछे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू कर देता है। इस तरीके से आपका पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। फिनॉल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, पर कुछ फिनॉल्स जो हैं वो लिक्विड्स में भी मिलते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इनके लिक्विड्स की होती है। यहाँ पर ये जो फिनॉल जनरली हमारे पास कैसा होता है, कलरलेस होता है, पर हम लेब में देखते हैं इनको कि ये फिनॉल जो है ब्राउन कलर में मिलता है। क्यों? क्योंकि फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, या उस पर नाइट्रो ग्रुप नाइट्रेशन अगर उसका हो जाता है तो वो फिनॉल हमको ब्राउन कलर में मिलता है। जो फिनॉल्स और क्रिसॉल्स होते हैं वो पानी में कम घुलते हैं, पर जो डाईहाइड्रिक फिनॉल्स और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, और ये फिनॉल जो होते हैं वो पॉइजनस नेचर के होते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी स्किन को अगर ये टच कर जाएँ तो ये आपको ब्लिस्टर्स या छाले भी कर देते हैं, है ना। और फिनॉल जो होते हैं इनके केस में इंटरमॉलिक्यूलर वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाता है, जैसे अल्कोहल्स बनाते हैं वैसे ही फिनॉल के मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाते हैं। फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति का भी होता है ना, तो अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति इसकी होती है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पर फिनॉल का ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है। लिटमस के साथ भी ये आपको कलर देता है।
और ख़ास बात ये है कि फिनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ा होने की वजह से ये पोलर नेचर होता है, और पोलर नेचर होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अल्कोहल्स की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये देखिए अगर फिनॉल में OH ग्रुप भी लगा हुआ है और उसी के पास में अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो उस केस में ये इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अंतः अणुक है ना, अंतः अणुक मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो ऐसे फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी या किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। पर अगर ऐसे पहला पोजीशन पे OH के साथ अगर कोई ग्रुप लगा है तो उसके केस में इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, और ऐसे कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और उनकी सॉल्युबिलिटी भी हमेशा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट में। थैंक यू।